नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ईसीएस बाउंस के केस में। अगर आप अपीयर नहीं होते हैं फर्स्ट टाइम तो आपके साथ क्या होगा। दोस्तों अगर आप अपने ईएमआई का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज यानी कि ऑनलाइन कराते हैं, यानी कि हर महीने आपकी ईएमआई आपके अकाउंट से कट जाती है और आप जब इस प्रकार के ऑनलाइन में आप डिफॉल्ट कर देते हैं, यानी कि जब आपकी सैलरी आती है तो आप जब आपकी ईएमआई कटने वाली होती है उसी के कुछ दिन पहले ही अकाउंट खाली कर लेते हैं। तो जब भी आपका 3 ईएमआई बाउंस होता है तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। एनपीए होने के कंडीशन में बैंक आपको लीगल नोटिस पहले तो अपने एडवोकेट के माध्यम से भेजती है कि आप 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आप अपने ड्यूज अमाउंट का, यानी कि जो आपकी ईएमआई ड्यूज हुई है उसको पेमेंट कर दें। अन्यथा बैंक आपके ऊपर ईसीएस बाउंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज के अंतर्गत आपके ऊपर मुकदमा किसी भी सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। अब ये मामला किसी भी सिविल कोर्ट का मतलब ये होता है कि जहां पर बैंक का जुरिडिक्शन है, यानी कि उनका जो हेड ऑफिस है, वहां पे आपके लोन एग्रीमेंट लेटर में वो लिखा होता है कि अगर आपके और बैंक के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, यानी कि डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, तो बैंक का क्षेत्र अधिकार वह क्षेत्र होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस जो एनबीएफसी कंपनीज है, वो अधिकतर मामले को लेकर के वो जयपुर में ही केस फाइल करते हैं। कुछ कोलकाता में लोग करते हैं, बजाज वाले। तो इसी तरीके से जहां जहां उनका जुरिडिक्शन होगा वहां के वो सिविल कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन एक कोर्ट के अलावा किसी दूसरे कोर्ट में वो नहीं करेंगे, यानी कि एक साथ वो 4-5 कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपके पास, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और कोलकाता से आपको कॉल आ गई या फिर आपको समन्स आ गए कि आपको अपीयर होना है और आप अपीयर नहीं होते हैं पहली ही दफा में, तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर समन्स आपको आए हैं और आप उस समन पे अपीयर नहीं हुए हैं तो ये कोई अपराध नहीं है कि आपके साथ कुछ भी गलत हो जाएगा अगली डेट पे। समन पे अपीयर नहीं होने पे आपके खिलाफ एक वारंट यानी कि एक चेतावनी आएगी कि अब आप अपीयर नहीं होंगे, तो अगले आदेश में पुलिस को आदेश दिया जाएगा कि वो आपको गिरफ्तार करे और संबंधित न्यायालय में आकर के आपको प्रोड्यूस करे, यानी कि उपस्थित कराए। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सेकंड वाले पे, यानी कि जब आपके खिलाफ वारंट इशू होगा तो वारंट पे ही जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप नहीं जाएंगे तो ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। हालांकि जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास के, वो ये भी देखते हैं कि जो अभियुक्त है, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वह कितनी दूर रहता है। अगर वो बहुत दूर रहता है, यानी कि उसका जो प्रीमाइस है, उसका जो रेसिडेंस है, जो एड्रेस दिया हुआ है, वो किसी दूसरे स्टेट के दूसरे शहर में है जिसकी दूरी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको अपीयरेंस से छूट मिल सकती है। यानी कि आप जब वारंट पे जाते हैं तो वहां पे आपके साथ कुछ भी अनर्गल चीजें नहीं होती हैं, जैसे कि डांट फटकार नहीं होगी या फिर कुछ चीजें आपके खिलाफ नहीं होंगी, क्योंकि वो भी कंसीडर करेंगे, वो भी देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आप इतनी दूर से आए हैं। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कोशिश करिए कि आप समन्स पे ही आप अपीयर हो जाएं। वहां पर बेल बॉन्ड भर के आप अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट करके आप घर चले आइए और अगली तारीख पे हो सके तो आप अपने एडवोकेट से कहिए कि सर आप हमारी तरफ से अपीयर हो जाइए, और कोर्ट को आप एक प्रॉक्सी का एप्लीकेशन दे दीजिए कि सर हमारा जो क्लाइंट है वो काफी दूर रहता है, वो बार बार ट्रेवल नहीं कर सकता है, अत्यंत आवश्यक मामले में ही, यानी कि रेयर मामले में ही उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाए, क्योंकि वो 1000 किलोमीटर दूर से आ जा नहीं सकते हैं और उनका भी अपना परिवार है। एक तो बैंक ने उनके खिलाफ गलत तरीके से इतनी दूर केस फाइल कर दिया है जो कि इलीगल है, लेकिन अब जुडिक्शन है तो है, तो इस मामले में भी आपको छूट मिल सकती है। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि हमारे खिलाफ
कोलकाता में केस हो गया है, हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ नोएडा में केस हो गया है और हम आसाम के रहने वाले हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं, इससे आपको डरना नहीं है, लेकिन एक दफा आपको अपीयर होना जरूरी है। अगर आप एक दफा अपीयर नहीं होंगे तो फिर कोर्ट आपसे नाराज हो जाएगी, फिर वह जो फैसला देगी फिर उसको आपको मानना पड़ेगा। बहुत लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये कितने साल केस चलता है। तो देखिए, सिविल कोर्ट्स में जो मुकदमे होते हैं उनका निस्तारण इतनी जल्दी होता नहीं है। वो तकरीबन आपके मान के चलिए कि 2 से 3 साल तो मैक्सिमम चलेंगे ही चलेंगे। उस पर जर्नल डेट्स पड़ती रहेंगी, उस पर भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो ऐसे मान के चलिए कि 3 साल तक अगर आपका केस चल गया और बैंक को उसका पैसा नहीं मिला, तो बहुत बार ये भी देखा गया है कि बैंक खुद से ही केस विड्रॉ कर लेते हैं और वो सेटलमेंट में आपको लोक अदालत से नहीं तो खुद के ब्रांच से ही आपको ऑफर करते हैं कि चलिए हम आपको सेटलमेंट का ऑफर दे रहे हैं, आप 50% दे करके आप अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं कि बैंक भी नहीं चाहता है कि कोई भी कोर्ट केस हो उसका पैसा आसानी से इजीली मिल जाए, क्योंकि जब कोर्ट केस होते हैं तो फिर बैंक को भी कोर्ट फीस भरनी पड़ती है, उनको भी अपने एडवोकेट्स को चार्ज देना पड़ता है और फिर उसमें एक अलग तरीके से परेशानी होती है। अब मान के चलिए कि बैंक सबके खिलाफ ऐसे ऐसे केसेस करने लगे तो फिर बैंक के लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। लेकिन पहले तो वो आपके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए केस फाइल करते ही हैं, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं और 2-3 सालों में अगर केस चलता है लंबा तो फिर वो अपने आप आधे में यानी कि 50% में ही आपका सेटलमेंट कराने के लिए आपको ऑफर दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट टाइम में आप अपीयर नहीं होते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।